हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आपको पढ़ना है त्रिभुज से संबंधित कुछ थ्योरम। उसमें से एक थ्योरम होता है आपका कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या होता है ध्यान से समझेंगे। अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। एक दूसरा थ्योरम, यदि कोई समकोणीय त्रिभुज है और समकोणीय त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से अगर कड़ पर लंब डाल दिया जाए तो इस प्रकार लंब के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं तथा ये दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने आपको थेल्स का थ्योरम आपको प्रूव करवाया था और इसमें एक्सरसाइज 6.2 और 6.1 जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें बेसिक चीजें इसमें बताई गई हैं, तो ये दोनों एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवाई थी। ये जो थेल्स थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ प्रश्न जो परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं तो वो तो आपको ऐसे मानो कंप्लीट करना ही करना है। और अगर अब तक आपने वो नहीं कंप्लीट किया है तो आई बटन दबा के उनको जरूर कंप्लीट कर लें। पहले उस वीडियो पे जाएं और उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। आज जो हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं उन थ्योरम पर अगर बाय द वे वो थ्योरम प्रूव करने के लिए नहीं आएगा तो उस पर क्वेश्चन जरूर आएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक दो दो नंबर के आते हैं। एक नंबर का तो अब नहीं पूछा जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, पहले हम उन थ्योरम की बात करें जो आपको आज पढ़नी है। क्या क्या थ्योरम है देखें। तो देखिए, आपका जो थ्योरम है वो क्या थ्योरम है, इसमें कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जैसे हम आपको चित्र बना के बताएं, एक ये आपका कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का हम नाम दे दें ABC और एक और त्रिभुज है, इसका नाम दे दें हम PQR। और प्रश्न में कहा गया है कि ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो क्या सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात अर्थात इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो काय के बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग का। देखिए, क्या काय के बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको प्रूव करना है। देखिए, हमें क्या दिया गया है, यहां पर आपको सबसे पहले लिखना है दिया है। इसमें जो थ्योरम का स्टेटमेंट होता है उसमें सब लिखा होता है कि क्या दिया गया है और क्या हमें सिद्ध करना है। बस 2 चीजें इसमें दी जाएंगी। कुछ चीजें हमें अपनी तरफ से जोड़नी पड़ती है। किसी किसी थ्योरम में हम रचना अपने तरफ से करते हैं और उत्पत्ति फिर अपना जैसे जैसे हम प्रूव करेंगे वो उत्पत्ति में लिखते हैं। बस 4 बातें केवल लिखनी होती हैं, 4 पॉइंट लिखने होते हैं कि एक तो क्या दिया गया है, दूसरा क्या सिद्ध करना है, और तीसरा अगर रचना की है तो हम रचना लिखेंगे, और चौथा आपको कैसे कैसे आपने प्रूव किया है वो आपको उत्पत्ति में लिखना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्या दिया गया है, इसमें 2 समरूप त्रिभुज दिए गए हैं। तो आपको दिया है, मैं लिखना है त्रिभुज ABC और ये समरूप काय के दिया गया है, त्रिभुज PQR के समरूप दिया गया है, PQR। ठीक, ये हमें दिया गया है। फिर अब सिद्ध क्या करना है, देखिए यहां पर हेडिंग डालें, सिद्ध करना है। दूसरा आपका पॉइंट क्या होता है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यह सिद्ध करना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात अर्थात एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज PQR, मानी क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात। एरिया मानी क्षेत्रफल होता है ना, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात काय के बराबर सिद्ध करना है। देखिए क्या लिखा है, काय के बराबर सिद्ध करना है, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो ये भुजा इसके संगत कहलाएगी, ये वाली भुजा इसके संगत कहलाएगी और ये वाली भुजा इसके संगत कहलाएगी। तो आपको सिद्ध ये करना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात काय के बराबर होता है, AB और PQ जो संगत भुजाएं हैं उनका वर्ग का अनुपात होता है। या हम इसको और आगे ये भी कह सकते हैं
कि ये भुजा से इसका अनुपात का वर्ग कर दें, मानिए ऐसे कर दें BC और अपॉन में QR का वर्ग का अनुपात, और बराबर में इधर कह सकते हैं AC अपॉन AC का वर्ग अपॉन में PR का वर्ग, अर्थात AC अपॉन PR का स्क्वायर। क्लियर? ये हमें प्रूव करना है कि मानी इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है संगत भुजा, ये संगत भुजा का वर्ग अनुपात का वर्ग बराबर ये संगत भुजा इसके अनुपात के वर्ग के बराबर, और ये संगत भुजा इस भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद हमें कुछ रचना भी इसके लिए करनी पड़ेगी। देखिए रचना क्यों करें, ये भी बात समझें कि रचना हम क्यों करेंगे। इसमें अगर हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो मुझे पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब एक आधार पता हो और उस आधार पर शीर्ष से लंब डाला जाए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे लंब और अपॉन में 2, या ये कहें 1/2 आधार गुणे लंब, यही तो होता है। तो यहां पर हम लंब इसलिए डाल दें क्योंकि हमें ये लंब की जरूरत पड़ेगी क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये लंब डालने इस पर, और इसी प्रकार यहां भी आपको लंब डालना है, ये इधर। ठीक है ना, यहां पर लंब डाल दें, इस लंब का नाम हम AD दे दें और इस लंब का नाम PQRS दे दें। ठीक, PS ये लंब हो गया, ये AD लंब हो गया। ठीक है, ये हमने रचना की है वो यहां पर लिख दें। क्या किया है, इस वाले त्रिभुज में AD जो लंब खींचा है वो काय पे है, BC पर। ये देखिए AD लंब BC, और दूसरा उसमें क्या किया है, ये PS जो लंब खींचा है वो काय पे खींचा है, QR पर लंब खींचा है। ठीक, खींचा, ये इतना लिख दें, ये हमने रचना की है। ठीक है, ये ध्यान थोड़ा देखेंगे, ये हमने, ये आपका इतना प्रूफ में है ना, ये जो सिद्ध करना है वो आपका इतना है, ये बराबर ये बराबर ये बराबर। ठीक है ना, और ये आपको रचना इतनी हमने कर दी है। इसके बाद अब अगला चरण आएगा उपपत्ति का। ध्यान से समझेंगे, सब कुछ बिल्कुल आसान सा हो जाएगा, आपको यहां रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो जो थ्योरम दी जाएगी उसको बस पढ़ना है बहुत ध्यान से कि मुझे क्या दिया गया है, और फिर इसके बाद दूसरा चरण में क्या पता करना होता है कि मुझे सिद्ध क्या करना है। तो क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है, ये दोनों चीजें उसमें होती हैं। तीसरा स्टेप अगर रचना की जाएगी तो वो हम अपने हिसाब से, अपने सूझबूझ से रचना करते हैं कि भाई हमें प्रूव करने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, तो वो रचना अपने हिसाब से हमें करनी होती है। और सिद्ध भी करना है तो वो भी अपना हिसाब लगाना है कि भाई सिद्ध करना है, क्या क्या करेंगे, काय से क्षेत्रफल निकालें, क्या करें, वो भी आप अपनी बुद्धि से काम करेंगे, वो उसमें प्रश्न में नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए यहां पर हमें अब सिद्ध करके दिखाना है कि इसका एरिया और इसके एरिया का अनुपात काय के बराबर इनकी भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ये सिद्ध करना है। तो अब देखें, देखो हमें सबसे पहले तो ये दिया गया है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसा है, समरूप है। पहला तो ये दिया गया है, और आपको शायद पता ही है कि समरूप त्रिभुज के लिए क्या पता है, संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। क्लियर, तो बस पहला यही आपका एक पहला काम है, आपको लिखना है चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमें दिया गया है कि ये वाला त्रिभुज समरूप है। तो संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपातिक होती हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले वही काम कर दें कि देखिए AB की संगत कौन सी भुजा है, उधर वाले त्रिभुज की PQ, बराबर में दूसरा BC की संगत कौन सी भुजा है, QR, और इधर में ये एक भुजा है AC, इसके संगत कौन सी भुजा है, AC के संगत भुजा है PR। इनका अनुपात कैसा लिखना है आपको, बराबर बराबर। क्लियर इतना। इसके बाद दूसरा काम, त्रिभुज अब आपको देखना है ADB, क्या देखना है, ADB, और एक उधर में देखें, उधर वाले में PSQ, ये दोनों त्रिभुज देखें। क्या देखें इनमें, देखिए आपको ये तो दिया ही गया है कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है, और अगर दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर ये वाला त्रिभुज जब इस वाले PQR के समरूप है तो इसका मतलब B वाला कोण और ये आपका Q वाला कोण दोनों बराबर बराबर होंगे, क्योंकि समरूप है ना। तो ये पहले आपको यही काम लिखना है, क्या लिखना है कि कोण B इक्वल टू में लिखना है कोण Q,
शॉर्ट में लिख दिया, ठीक। बी मानी क्या है, ए बी डी या डी बी ए, मतलब ये बीच वाला लिया जाता है। तो यहां पर हमने शॉर्ट में लिख दिया, ये बी बना दिया और इसको हमने डी नाम दे दिया, क्यू नाम दे दिया, ठीक है ना। तो ये बी वाला क्यू के बराबर है, एक बात। दूसरी बात, हमने यहां पर लंब खींचा है तो ये निश्चित रूप से 90 होगा, और ये भी लंब खींचा है तो ये भी आपका 90 है। तो इसका मतलब ये दोनों कोण भी आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो यहां पर आपको लिखना है कोण ए डी बी, क्या लिखना है, कोण ए डी बी, और बराबर में लिखना है कोण पी एस क्यू। ये देखिए, इस वाले को देखें, ये और ये इन दोनों नंबरों से आप ये कह सकते हो कि अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है और ये वाला कोण इसके कोण बराबर है, तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपके कैसे होंगे, समरूप। ये भी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। बताएं क्यों होंगे। हमने आपको समरूपता की गुण बताई है कि समरूप त्रिभुज तब होते हैं जब दो कोण आपस में बराबर हो जाएं। अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए यहां पर कौन सी समरूपता हो जाएगी, कोण 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 समरूपता हो जाएगी। तो यहां पर ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। ये क्यों बराबर, यहां लिख दें, प्रत्येक समकोण है, 90-90 है ना, इसलिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसलिए इन दोनों से, नंबर 2 और 3 वाले से हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, समरूप। मानी आपको लिखना है त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज पी एस क्यू इसके समरूप है, कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और यदि ये समरूप हो गए हैं तो इसका मतलब है कि इनकी भी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपातिक होंगी। अतः आपको लिखना है, ये देखो, इसके संगत ये वाली भुजा हो जाएगी, ये लंब के लंब संगत भुजा हो जाएगी, और ये BD के QS संगत भुजा हो जाएगी, ठीक है ना। तो इनका अनुपात आपको बराबर बराबर लिखना है, अर्थात लिखना है AB अपॉन पी क्यू बराबर में लिखना है AD अपॉन PS, और बराबर में लिखना है BD अपॉन QS। इस पर नंबर हम कोई नया डाल दें, 1 2 3 तक तो हो गया, इस पर 4 नंबर डाल दें, ठीक है। अब आप देखें ध्यान से, समीकरण 1 को देखें और समीकरण 4 को देखें। 1 और 4 से कुछ नतीजा निकलेगा। देखिए, ये AB बटे पी क्यू, ये भी आपका AB बटे पी क्यू। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि AB बटे पी क्यू बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। तो ये भी आपके इसी अनुपात में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी AB बटे पी क्यू है। तो यहां पर हम ऐसे लिख दें, समीकरण 1 व 4 से, 1 और 4 से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये देखिए, इसको, इन दो अनुपातों को देख लें, बिल्कुल सीधी सीधी बात बता दें आपको। ये दो अनुपात देखें, यहां पर ये दो अनुपात देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि AB बटे पी क्यू बराबर BC बटे QR, AB बटे पी क्यू बराबर AD बटे PS। तो इसका मतलब ये अनुपात इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर है, इसलिए ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको लिखना है AD बटे PS बराबर AD अपॉन PS, बराबर में लिखना है BC अपॉन QR, ठीक, क्लियर। इस पर हम नंबर डाल दे रहे हैं 5वां कोई, सही है। अब अपने क्षेत्रफल पे आ जाओ, क्योंकि क्षेत्रफल में अनुपात हमें निकालना है। ये इतना सब कंप्लीट हो गया, बस 2 लाइनें केवल और कंप्लीट करनी है, 2 लाइनें केवल। मेरे ख्याल से यहां इसको हम रब कर सकते हैं, और इसके बाद हम यहां लिख दें आपको, यहां देखो ऊपर सबसे पहले यहां रब कर देते हैं, ठीक। आपको कोई समस्या भी नहीं होगी, अगर आपने उतारा नहीं है अब तक तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक। क्या निकालना है, इसका एरिया अपॉन इसका एरिया। ये देखिए, लिखना है एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज PQR, एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज PQR। बताएं इसका एरिया कैसे निकालते हैं, अभी हमने आपको सूत्र बताया, सीधा आधार गुणे शीर्षलंब और अपॉन में 2। आधार कितना है BC, शीर्षलंब AD, और अपॉन में क्या लिखना है, 2 लिखना है। अब नीचे आ जाओ, इस वाले के लिए, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, QR, आधार क्या है QR, और शीर्षलंब कितना हो जाएगा PS, और अपॉन में 2। ये आपका हो गया
इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मानी ABC का क्षेत्रफल अपॉन PQR का क्षेत्रफल। तो यहां पर देखिए इस 2 से ये 2 तो आपका कैंसिल हो सकता है, ठीक। फिर क्या बचेगा, देखिए ये हो जाएगा BC अपॉन में QR, ये देखो BC अपॉन QR, और यहां पर हम लिख सकते हैं AD अपॉन में PS, ठीक। अब आप 5 नंबर पे देखो, AD अपॉन PS बराबर हमने BC अपॉन QR निकाल लिया है, तो यहां पर इसके जगह पे आपको क्या लिखना है, इसके जगह पे आपको लिखना है BC अपॉन QR। कहां से, समीकरण 5 से। एक लाइन और यहां रब कर दें, ठीक। तो ये बराबर में हो जाएगा BC अपॉन में QR और इंटू में AD अपॉन PS, यहां से लिख दें समीकरण 5 से AD अपॉन PS की जगह पे लिखना है BC अपॉन QR, ठीक। तो ये BC अपॉन QR, ये भी BC अपॉन QR, तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन QR का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। देखिए एक बात ये प्रूफ हो गई, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर BC अपॉन QR का होल ऑफ स्क्वायर, ये देखिए निकला, ठीक। और बिल्कुल अब आपको अगले नहीं लिखने हैं, क्योंकि अगर हम यहां से लंब डालेंगे तो दूसरी वाली शर्त हो जाएगी, अगर यहां से लंब डालेंगे तो तीसरी वाली शर्त हो जाएगी। इसलिए आपको अब बाकी का काम नहीं करना है, आपको लिखना है इसी प्रकार जैसे कि हमने ये प्रूफ किया है, इसी प्रकार आपको तीनों अनुपातों को बराबर बराबर करके लिख देना है। क्या लिखना है, यहां लिखें इसी प्रकार एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज PQR, और बराबर में लिखना है कितना, AB अपॉन PQ का स्क्वायर बराबर, ये तो पहले से प्रूव हो गया, BC अपॉन QR का स्क्वायर, और बराबर में ये आपका हो जाएगा AC अपॉन PR का स्क्वायर, ठीक। ये आपके, यही आपसे पूछा गया था कि अगर किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के, यहां पर प्रूव करने के लिए शायद भले ही ना आए, लेकिन प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। इसमें से आपको हो सकता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाए। देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रूफ आपका हो गया, यहां पर आपको लिखना है प्रूफ। अब इस पर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रश्न 2 करवाएं कि कैसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। देखिए हो सकता है एक त्रिभुज और ये आपको ये 2 त्रिभुज आपको दिए जाएंगे, इनके क्षेत्रफल दिए जाएंगे। त्रिभुज नहीं दिए जाएंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए जाएंगे। सपोज करें कि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है A1। क्या है? A1। इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल है मान लें कितना, A2। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या होता है? अभी हमने ये सूत्र है, समझो सूत्र बताया। क्या बताया? प्रूफ करके बताया कि ये क्षेत्रफलों का अनुपात काय के बराबर होता है? संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग, अर्थात AB और अपॉन PQ, AB अपॉन PQ के अनुपात का वर्ग। ठीक। अब यहां पर देखो 4 चीजें हो गई। ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और बराबर में ये भुजा और इसके संगत ये वाली भुजा का अनुपात का वर्ग। अर्थात इसमें से एक भुजा हो सकता है ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल देगा, दूसरे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल देगा, पहले वाले त्रिभुज की एक संगत भुजा देगा और दूसरे वाले त्रिभुज की एक संगत भुजा आपसे पूछी जा सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों भुजाएं दी जा सकती हैं, तब एक क्षेत्रफल दिया जाएगा, दूसरे का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। मानी इसमें 4 अज्ञात संख्याएं हैं, इसमें से 3 आपको दी जाएंगी, एक आपसे पूछी जाएगी। हो सकता है आपसे एक आ जाए कि 2 समरूप त्रिभुज हैं, उसमें से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है, पहले वर्ग की भुजा 5 वर्ग इकाई है, तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी आपको ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक। तो आपको यहां पर क्या करना है, इसमें केवल इसी सूत्र में मान लिखना है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, पहले त्रिभुज की एक भुजा है 5 और अपॉन में दूसरे त्रिभुज की ये भुजा हमें ज्ञात करनी है और इसका ये स्क्वायर होता है। ठीक है ना। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, A2 का मान ज्ञात हो जाएगा। कैसे? देखिए यहां पर 2 का वर्ग 4, सॉरी यहां पर ऐसी कोई संख्याएं देगा जिनके वर्गमूल आते होंगे। अगर हम यहां पर वर्गमूल लेना चाहें तो वर्गमूल नहीं आएंगे, तो यहां पर ये आपके जो त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए जाएंगे वो हो सकता है ऐसे दिए जाएं, ये 4, ये 9। ठीक।
तो यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर 4 लिखना है, यहां पर 9 लिखना है। और ये वर्ग अगर खत्म करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, ठीक है ना। इसी प्रकार ये 5 आपका वर्गमूल जब लेंगे तो ये वर्ग खत्म हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर इसका इसमें मल्टीपल करना है, इसका इसमें करना है, a2 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो 2 इंटू a2 इक्वल टू 5 या 15, या ये कहें कि दूसरे a2 माने दूसरे वर्ग की, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा है ये। तो a2 बराबर हो जाएगा कितना, 15/2, 15/2 बराबर 7.5। क्लियर, समझ में आ गया होगा। मतलब कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि 4 चीजें हैं आपके पास, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक त्रिभुज की संगत भुजा और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा पूछी जाएगी, ऐसा सवाल मिलेगा। ठीक, क्लियर हो गई पूरी प्रमेय, इस पर ये सवाल भी हो गया। ठीक, अगली प्रमेय देखें। देखिए एक अगला आपका ये प्रमेय है, इसका कथन क्या है समझें। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, देखिए समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर समरूप होते हैं। क्या मतलब है, पूरी बात समझें। जैसे हम चित्र से बताएं आपको, ये आपका कोई एक समकोणी त्रिभुज हम बना दें, ठीक, ये आपका कोई समकोणी त्रिभुज हो गया, ये आपका यहां पर हम 90 एंगल का कोण बना दें, ठीक। तो ये समकोणी त्रिभुज कहलाएगा। नाम दे दें इसका ABC, ये आपका एक कोई समकोणी त्रिभुज है। इसमें ये कर्ण कहलाएगा, आपको पता ही है 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसी को तो कर्ण कहते हैं, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो समकोण वाले शीर्ष से मानी इस वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाल दें इस तरीके से, देखिए ये आपका AD लंब हो गया, ठीक है ना, ये आपका AD हमने लंब डाल दिया। क्या हमने आपको बताया था कि अगर किसी समकोणी त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाल दिया जाए तो क्या होता है, तो इस लंब के दोनों ओर जो त्रिभुज बने हैं, जैसे ये वाला त्रिभुज और ये वाला, लंब के दोनों ओर कौन कौन से त्रिभुज बने, ADB, और इधर वाला बना है ADC, ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तथा एक बात ये भी दी गई है, परस्पर समरूप होते हैं माने ये वाला ये तो समरूप होता ही है, लेकिन ये वाला त्रिभुज मूल त्रिभुज के भी समरूप होता है और ये वाला त्रिभुज भी मूल त्रिभुज के समरूप होता है। मतलब प्रत्येक इनमें से ये वाला भी मूल त्रिभुज के समरूप है और ये वाला भी मूल त्रिभुज के समरूप है, और ये दोनों भी आपस में समरूप होते हैं, ऐसा सिद्ध करना। देखिए यहां पर हमने बताया आपको ये क्या इसमें दिया गया है और क्या सिद्ध करना है, ये पूरा स्टेटमेंट में लिखा होता है। आप इसी से छांट के इन बातों को लिखना है कि क्या दिया गया है। बताएं क्या दिया गया है, एक समकोणी त्रिभुज दिया गया है, इस समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया है, दो बातें हैं ना। तो आपको लिखना है समकोणी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कितना है 90, और उस कोण A से कर्ण BC पर लंब डाला गया है कितना AD, ठीक है। यहां लिख दें तथा BC, या ये लिख दें AD लंब, सीधा डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दें AD लंब काय पर BC पर ये लंब डाला है, AD लंब BC, ठीक। इतना हमने, ये हमें दिया गया है। इसके बाद क्या सिद्ध करना है, यहां पर लिखना है सिद्ध करना है। बताएं क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज जो इधर बना है, ये वाला त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप है। देखो 3 बातें सिद्ध करनी है, यहां पर 3 पॉइंट अलग अलग डाल दें। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB काय के समरूप, मूल त्रिभुज के, मानी ABC के समरूप सिद्ध करना है। ADB समरूप काय के, BAC समरूप त्रिभुज BAC के समरूप सिद्ध करना है, मानी मूल त्रिभुज जो है वो इस त्रिभुज के समरूप है, ये सिद्ध करना है। और ये वाला त्रिभुज भी मूल त्रिभुज के समरूप है। दूसरा नंबर क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज CDA ये बराबर भी आपको सिद्ध करना है त्रिभुज BAC के समरूप सिद्ध करना है, ठीक। ये भी मूल त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है
तीसरी बात और सिद्ध करनी है, वो क्या है? तीसरी बात सिद्ध करनी है कि ये त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। मानी त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ADC, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये भी दोनों आपस में कैसे हैं? समरूप। तीन बातें आपको सिद्ध करनी। ठीक, क्लियर हो गया? क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है, दोनों बातें इसमें दी गई हैं। चलिए देखो, समझो बात। अब आपको लिखना है यहां उत्पत्ति। यहां हमें रचना करने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। ठीक, समझे बात? क्यों नहीं है, यह भी बात आपको बताएंगे। यहां पर अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इस वाले की, इसका नाम है ADB, और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज जो दिया गया है उसका नाम है BAC। तो ये दोनों त्रिभुज, इनकी बात पहले हम करना चाह रहे हैं, ये समरूप क्यों है? देखिए, त्रिभुज पहले है हमारे पास ADB, व एक जो बड़ा त्रिभुज है वो है आपका BAC। इन दोनों त्रिभुजों में आपको देखना है, क्या देखना है? देखिए ध्यान दें, कोण B जो है वो कोण B के बराबर है। नहीं समझ में आई होगी, समझना। देखो ADB, इसमें ये वाला कोण है और ये पूरा जो बड़ा त्रिभुज है उसमें भी ये कोण है। इसका मतलब ये B वाला कोण उभयनिष्ठ है। छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी ये B कोण काम कर रहा है और बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी ये B कोण काम कर रहा है। इसका मतलब B कोण कैसा है? उभयनिष्ठ। आपको लिखना है कोण B बराबर कोण B, अर्थात उभयनिष्ठ। ठीक, उभयनिष्ठ कोण है ये। और इसके बाद ये छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण कितना है? 90। ADB, आपको लिखना है कोण ADB, ये काहे के बराबर है? कोण BAC, बड़े वाले त्रिभुज का कोण BAC के बराबर। ये क्यों बराबर है? प्रतीक 90। यहां पर देखिए दो बातें आपकी लागू हो गई। कौन कौन सी, फिर समझें आप। हमें सिद्ध क्या करना है? ये छोटा वाला त्रिभुज ये मूल त्रिभुज के समरूप है, ये सिद्ध करना है। तो अब हमें यह सिद्ध करना है कि कोई दो कोण, इन त्रिभुजों के कोई दो संगत कोण बराबर बराबर हो जाएं, यही तो सिद्ध करना है। तो देखिए, ये वाला कोण क्या हो गया? उभयनिष्ठ। ये छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी है और बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी है, इसलिए ये कोण कैसा है? उभयनिष्ठ। छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है और बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो इसका मतलब छोटा वाला त्रिभुज का ये वाला 90 कोण है और बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण 90 है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण कैसे हो गए? बराबर बराबर हो गए। तो कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। आपको लिखना है अतः AA समरूपता से, AA समरूपता से, AA समरूपता से आपको लिखना है त्रिभुज, ये बात आपकी प्रूफ हो गई। ADB समरूप त्रिभुज BAC के समरूप। क्यों हो गई समरूप? क्योंकि यहां पर दो कोण आपस में बराबर बराबर प्रूफ हो गए। ठीक है ना? इसके बाद चलिए यही बात बिल्कुल सेम इसके लिए भी देखो हम करके दिखाएं। ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज इसका नाम है आपका ACD। क्या नाम दे दें? ACD। ACD दे दें या CAD दे दें, बात एक है। ये CAD ये कह सकते हैं, कुछ भी कह दो। इसका नाम तीन भुजाओं से, तीन कोणों से आपको डिनोट करना है। मानी लिख दें, चलिए यही लिख दें ADC, त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें ध्यान से। ये देखिए, ये वाला कोण उभयनिष्ठ हो जाएगा। कैसे? ये इस वाले त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है और ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी है, इसलिए ये कोण कैसा है? उभयनिष्ठ है। और छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण 90 है और बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण 90 है। यही दोनों प्रॉपर्टीज लगा रही बिल्कुल सेम। आपको लिखना है कोण C इक्वल टू कोण C, अर्थात लिख दें उभयनिष्ठ। छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है। ये देखो, ये वाला छोटा हम कह रहे हैं और ये पूरा बड़ा कह रहे हैं। समझो छोटा बड़ा का क्या मतलब है? ये छोटे वाले त्रिभुज का C कोण और बड़े वाले त्रिभुज का भी यही कोण है, इसलिए ये कोण कैसा है? उभयनिष्ठ है। अब हम आते हैं छोटे वाले त्रिभुज में, ये वाला कोण 90 है, कोण ADC और ये बराबर काहे के है? कोण BAC, कोण BAC के बराबर है। क्यों बराबर है? ये लिख दें प्रत्येक 90, मानी प्रत्येक कोण कितने हैं? 90।
इसलिए यहां पर आपको कहना है कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से आपके त्रिभुज ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुज ADC, समरूप त्रिभुज BAC। ठीक, ये भी आपका, ये देखिए दूसरा वाला पॉइंट है, ये आपका यहां पर पहला वाला पॉइंट है। ठीक, ये देखो पहली वाली बात यहां प्रूव हो गई, ये आपकी देखो दूसरी वाली बात है। इसको हमने थोड़ा इधर का उधर नाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो CDA डी वाला बीच में, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहां पर अगर हम इसको ऐसे लिख दें, यहां पर C लिख दें और यहां पर A लिख दें, ठीक वही बात है। CDA और समरूप त्रिभुज BAC। ठीक, ये आपका सेकंड वाला ये प्रूव हो गया। इसके बाद देखो ध्यान से, अब तीसरी बात और प्रूव करनी, क्या कि ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हैं। पहले परिणाम और दूसरे परिणाम को देखें तो आपको तीसरा परिणाम मिल जाएगा। क्या है देखो ध्यान दें, ये लिखा है त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BAC, और यहां पर देखो ये भी लिखा है त्रिभुज CDA समरूप त्रिभुज BAC, मानी ये भी BAC के समरूप है। ये देखो ये दोनों बराबर बराबर लिखे, इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अगर हम ऐसे कहें कि A B के समरूप है और B C के समरूप है, तो हम ये कह सकते हैं C A के समरूप है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो बिल्कुल वही बात है, ये देखो ये वाला त्रिभुज BAC के समरूप है और ये वाला त्रिभुज भी BAC के समरूप है। इसका मतलब ये और ये आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है। आपको लिखना है परिणाम 1 व 2 से, पहला और दूसरा जो परिणाम मिला है उससे आपको सीधा सीधा लिखना है कि देखो ये आपका BAC, ये भी आपका BAC, इसका मतलब ये और ये आपस में समरूप लिखने हैं। से लिखना है त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज CDA। ठीक, यहां पर लिखना है और यहां लिख दें प्रूफ। इन दोनों परिणामों को साथ साथ में हमने एक साथ में लिखा है। हमने जैसा कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि अगर A B के समरूप है तो B और B C के समरूप है, इसका मतलब C A के समरूप होगा। तो वही वाली बात हो गई, ये देखो BAC के समरूप है और ये भी आपका BAC के समरूप है, इसका मतलब ये और ये भी आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक, तो ये आपका तीसरा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको यहां पर दो एक्सरसाइज हमने ये दो आपकी थ्योरम कंप्लीट करवा दी। अब आपका एक थ्योरम यहां पर और बच रहा है, कौन सा, जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, बहुत कक्षा 8 से आपने अब तक बहुत काफी बार पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कि किसी भी समकोणीय त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बस इसको और प्रूव कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ये आपका तीसरा प्रमेय। तो देखिए प्रमेय नंबर 3 है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत बार आपने कक्षा 8 से अब तक बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन यहां पर समरूपता के गुणों का प्रयोग करते हुए इसको हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, सब कुछ वही हिसाब किताब है जो अभी आपने पीछे वाले प्रमेय में प्रूव किया है, उससे आधारित ये प्रश्न हल हो जाएगा, ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। कैसे, देखिए एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये देखिए आपको बनाना है, एक कोई समकोणीय त्रिभुज बनाना है, इसका नाम दे दें ABC और इस पर यहां पर 90 अंश का कोण का ये निशान लगा दें। इसका मतलब ये आपका समकोणीय त्रिभुज हो गया, कन्फर्म। इसके बाद हम ये कह सकते हैं ये आपका कर्ण हो जाएगा ना। तो इसमें देखो हमें क्या क्या दिया गया है, यहां पर सबसे पहले लिखना होता है दिया है, बहुत साधारण सी बात है, कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या दिया गया है, हमें समकोणीय त्रिभुज दिया गया है, समकोणीय त्रिभुज ABC ये दिया गया है। इसमें सिद्ध क्या करना है, यहां पर आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि इसका जो कर्ण होता है उसका वर्ग, कर्ण कितना है, BC है, इसका वर्ग काय के बराबर होता है, शेष दोनों भुजाओं के, मानी इस भुजा के और इस भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि इस भुजा का वर्ग मानी AB का वर्ग और वो AC भुजा है उसका वर्ग और वर्गों का योग मानी वर्ग करके जोड़ दें। शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग का मतलब इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग के योग के बराबर क्या होता है,
कर्ण का वर्ग होता है। कर्ण कितना है? BC। तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। BC का स्क्वायर बराबर, या हम वैसे कहें कैसे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसे भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो अब हमें सिद्ध करना है, वो कैसे करना है, उसके लिए थोड़ी सी रचना की यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो यह हेडिंग डालने हैं रचना। देखिए क्या रचना कर दें कि यहाँ से इस समकोण वाले शीर्ष से, अभी इससे पहले वाले जो थ्योरम हमने करवाया था उसमें भी लंब डाला था ना, तो यहाँ पर भी हमने क्या काम किया है, समकोण वाले शीर्ष से इस कर्ण पर हमने लंब डाल दिया। ठीक, तो लंब डालने से क्या होगा, अभी हमने बताया, लंब डालने से क्या होगा, ये वाला त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप हो जाएगा और ये वाला त्रिभुज भी मूल त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि लंब जब डाल दिया जाए तो लंब के दोनों ओर के जो त्रिभुज होते हैं वो मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। कन्फर्म बात, यही तो बताई थी अभी। चलिए देखो, अब यही बात हम यहां पर करके दिखा देते हैं। मानिए आपको लिखना है, चूंकि त्रिभुज ADB, देखिए ADB, त्रिभुज ADB व त्रिभुज BAC, इन दोनों त्रिभुजों में हम कह सकते हैं, चूंकि का निशान खत्म कर दें, इन दोनों त्रिभुजों में कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज। अब आपको वहां प्रूव करके नहीं दिखाना है कि ये समरूप क्यों है, ये हमारी पहली वाली थ्योरम में प्रूव करके हमने दिखा दिया है कि ये वाला त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होता है। तो आपको यहां सीधा लिख देना है कि त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज काय के है, BAC के समरूप है। ठीक, याद दिला दें, क्या हमने बताया आपको, ये वाला कोण उभयनिष्ठ है, ये छोटे वाले त्रिभुज इसमें भी है और बड़े वाले त्रिभुज इसमें भी है, और ये वाला कोण छोटे वाले में 90 है और बड़े वाले का ये 90 है, इसलिए दो कोण बराबर बराबर हो गए, अर्थात कोण कोण समरूपता से ये वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है। ये हमने इससे पहले वाली थ्योरम में कंप्लीट करवा दिया था। तो यहां पर देखिए हमने सीधा लिख दिया क्या, कि त्रिभुज ADB, ये वाला ADB काय के समरूप है, BAC बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। और अगर ये समरूप है तो हमने आपको थ्योरम बताया है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो इसका मतलब इसकी भुजाओं में समान अनुपात आपको लिखना है। अतः यहां लिख दें, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक, चलिए संगत भुजाएं अगर समानुपाती होंगी तो लिख दें कौन कौन सी। देखिए पहले इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, इस वाले त्रिभुज में बताएं आधार कितना है, BD है ना, और बड़े वाले त्रिभुज का आधार कितना है, ये आपका AB। अब आप ये कहेंगे कैसे मान लिया कि ये इसका आधार है, ये इसका आधार है। भाई छोटे वाले त्रिभुज का यहां पर ये देखिए 90 अंश का कोण इसी भुजा BD भुजा पर तो बना हुआ है, और यहां पर ये बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो इस वाले भुजा पर ये 90 अंश का कोण बना हुआ है। तो यहां पर छोटे वाले के लिए ये आधार हो गया, बड़े वाले के लिए ये आधार हो गया। तो आधार से आधार भुजा लंब, आधार से आधार वाली भुजा संगत भुजा कही जाएगी कि नहीं। तो ये आधार और ये आधार, इस तरीके से इनका अनुपात बराबर। अब देखिए छोटे वाले का बताएं कर्ण कितना है, छोटे वाले का कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो छोटे वाले का कर्ण है आपका AB। अब बताओ बड़े वाले का कर्ण कितना है, क्योंकि कर्ण का कर्ण से अनुपात होगा, वही तो संगत भुजा हो जाएगी। तो बड़े वाले का इस वाले का कर्ण कितना है, BC। अब आपको लिखना है यहाँ BC। ठीक, अब बस आपको क्रॉस मल्टीपल करना है, तो ये BD का आपको मल्टीपल काय में करना है BC में, और इक्वल टू का निशान लगाएंगे और AB का AB में गुणा करें तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। इसका आपको समीकरण नंबर 1 डालना है। ठीक, इसके बाद बिल्कुल ठीक यहां पर आ जाओ, ये वाला त्रिभुज भी मूल त्रिभुज के समरूप होगा, है ना। तो आपको यहां लिखना है इसी प्रकार त्रिभुज ADC, देखिए ADC ये काहे के समरूप है, BAC के समरूप त्रिभुज BAC। और अगर ये समरूप है तो इसमें भी वही संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। अतः आपको लिखना है संगत भुजाएं, देखिए कौन कौन सी। देखिए ये छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो ये इसका आधार हो जाएगा। अभी हमने बताया आधार क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस पर ये लंब खड़ा है, तो ये आपका आधार हो जाएगा कितना, BC। अब बताएं बड़े वाले त्रिभुज की बात करें, ये बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो यहां पर ये आधार हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि इस पर ये लंब खड़ा है, तो ये आधार कितना हो जाएगा AC और बराबर का निशान। अब आधार से आधार का अनुपात हो गया, अब क्या करना है, कर्ण से कर्ण का अनुपात लिख दें। अब बताओ इसका आपको कर्ण लिखना है कितना, इस वाले त्रिभुज का कर्ण कितना हो जाएगा, ये वाला AC। अब बताओ बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण कितना हो जाएगा, मानी पूरे वाले त्रिभुज का कर्ण कितना होगा BC। तो लिखना है कर्ण से कर्ण का अनुपात लिख दें BC। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्रॉस मल्टीपल करें तो शायद हो सकता है दिख ना रहा हो, यहां देख लें। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का AC में गुणा AC स्क्वायर हो जाएगा। कुछ गलत हो गया है, फिर से देख लें एक बार। ये आपका आधार कितना है DC है, ये गलत लिख गया, BC नहीं, क्या लिखना है यहाँ पर DC। अब ठीक है, ये देखिए इसका आधार छोटे वाले त्रिभुज में ये आधार है और बड़े वाले त्रिभुज का AC आधार है। ठीक है ना, हाँ अब सही लिखा है। ठीक है, और ये कर्ण से कर्ण का अनुपात। यहाँ पर फिर देखो वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो DC का BC में गुणा कितना हो जाएगा, DC इंटू BC, और बराबर का निशान लगाएंगे, AC का AC में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा। इस पर आपको समीकरण नंबर 2 डाल देना। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों आपको जोड़ने हैं। लिख दें समीकरण 1 + 2 से 1 और 2 की जोड़ने से क्या बन जाएगा, देखिए ये है आपका BD इंटू BC, BD इंटू BC, और प्लस यहाँ कितना है, ये है DC इंटू में BC, और बराबर का चिन्ह लगाएं। यहाँ देखिए ये कितना है AB स्क्वायर, और प्लस यहाँ कितना है AC स्क्वायर। ठीक है ना, इसके बाद इन दोनों जगह से आपको BC कॉमन दिख रहा है, तो BC कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा BD प्लस DC, और इक्वल टू में यहाँ लिखना है AB का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फिर देखें ये BC ज्यों का त्यों, चित्र से देखें ये है BD इतना और प्लस DC ये इतना, तो ये दूरी प्लस ये दूरी बराबर कितनी लिख सकते हो, अब BC लिख सकते हो ना। तो पूरा इसके जगह पे आपको लिखना है कितना, BC लिखना है, और बराबर का निशान यहाँ लिख दें AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। करेक्ट। अब BC का BC में मल्टीपल कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा, तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये आपको देखो प्रूव जो करना था वो आपका प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था। देखिए BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। करेक्ट। तो इस तरीके से हमने आज आपको 3 थ्योरम कंप्लीट करवाई, जिसमें कि पहली थ्योरम थी कि अगर 2 समरूप त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। आपका थ्योरम नंबर 1 पहले हमने करवाया। दूसरा थ्योरम करवाया है कि अगर किसी समकोणीय त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाल दिया जाए तो लंब के दोनों ओर के जो त्रिभुज होते हैं वो परस्पर समरूप होते हैं, तथा दोनों ओर के त्रिभुज मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ठीक, 2 प्रमेय। और इसके बाद जो लास्ट वाली ये प्रमेय हमने बताई है पाइथागोरस प्रमेय, उसके अनुसार किसी भी समकोणीय त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपकी 3 थ्योरम कंप्लीट हुई। देखिए इन्हीं थ्योरमों पर आपको हम थोड़े थोड़े कुछ छोटे छोटे आपके फॉर्मूले कराएं जिससे आपको कुछ प्रैक्टिस बढ़ जाए। ठीक है, तो छोटे छोटे कुछ प्रश्न आपके इस पे हम करवाते हैं। चलिए देखो प्रश्न देखते हैं। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं यहाँ पर, जो अभी हमने आपको थ्योरम करवाई हैं उन्हीं थ्योरमों पर आपके ये प्रश्न हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, आपसे पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। जो समान कोणिक त्रिभुज होते हैं वो वास्तव में समरूप होते हैं। तो यहां चित्र से आप बिल्कुल कह सकते हो कि ये दोनों समान कोणिक त्रिभुज हैं, क्योंकि कोण A बराबर कोण P है, देखो ये 60 है, ये भी 60 है। कोण B बराबर कोण QK है, 80-80 है, और इसी प्रकार कोण C बराबर कोण R है, दोनों की मापें 40-40 हैं। तो ये दोनों समान कोणिक त्रिभुज हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक, पहला हो गया क्लियर। दूसरी बात समझें, दूसरा जो प्रश्न है उसमें भी यही पूछा गया है कि ये क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इसमें अगर 2 नियम बताए थे, क्या कि ये तो दोनों कोण बराबर बराबर मानी संगत कोण बराबर होने चाहिए, या दूसरा नियम क्या बताया था, संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए। तो यहां पर अगर संगत भुजाएं यहाँ पर चूंकि भुजाएं दी गई हैं
तो यहां पर संगत भुजाओं में समान अनुपात यदि निकलता है तो हम लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहां देखिए हम निकाल के दिखाएं, जैसे हम ये कह दें ए बी भुजा, ठीक, ए बी भुजा, तो यहां पर उस वाले त्रिभुज की भुजा हम क्यू आर ले लें। कौन सी? क्यू आर। तो ए बी के संगत भुजा हमने कौन सी ले ली? क्यू आर। यहां पर ए बी की माप है 2, कितनी है? 2, और ये आपका क्यू आर की माप कितनी है? 4। तो आपका हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मानी इस भुजा से इसका अनुपात कितना निकला? 1/2। इसी प्रकार यहां देखिए इस वाले त्रिभुज की भुजा ले लें बी सी, और वो आपका है कितना? पी आर। इसका देखिए अनुपात कितना हो जाएगा? ये है आपका 2.5 और ये आपका कितना है? ये आपका है 5। तो 2.5 दूनी 5 होता है सीधा सीधा, ठीक है ना। तो 1/, ये आपका 1/2 ये भी हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार एक तीसरी भुजा रह गई, कौन सी? इसकी भुजा रह गई ए सी और इसकी भुजा रह गई आपकी पी क्यू। इसका अनुपात निकालें तो कितना हो जाएगा? इसमें है ये 3 और इसमें है आपका ये 6, ठीक है ना। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी आपका 1/2 हो गया। इसका मतलब संगत तीनों भुजाओं में समान अनुपात है, अतः कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी आर क्यू। करेक्ट? किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से यहां आपके 2 क्वेश्चन फाइनल हो गए। इसके बाद आते हैं, ये आपका चित्र बनाए, थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको भी देख लें, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा है। देखो लिखा है समलंब ए बी सी डी में ये आपका ए बी और डी सी ये दोनों आपस में कैसे हैं? समांतर हैं। इनके विकर्ण परस्पर कहां पर काट रहे हैं? ओ बिंदु पर काट रहे हैं। तो आपको सिद्ध ये करना, देखिए यहां पर हम थोड़ा दूसरा चित्र बना दें, बड़ा बना दें आपको समझाने के लिए। ये आपका कोई समलंब चतुर्भुज दिया गया है। समलंब का मतलब तो आप शायद जानते ही हैं कि आमने सामने का एक जोड़ा समांतर होता है, तो इसको हम समलंब कहते हैं। तो यहां पर ये कह दिया गया है ये वाला इसके समांतर है, मानी कहा गया है, देखिए क्या? ए बी, यहां पर लिख दें ए बी, और ये आपका सी और ये डी। तो ए बी समांतर डी सी, देखो दिया गया है कि ए बी समांतर डी सी है, और इनके विकर्ण आपस में कहां पर काट रहे हैं? एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये विकर्ण हो गए, ये एक दूसरे को कहां काट रहे हैं? ओ बिंदु पर, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध आपका करना है ओ ए अपॉन ओ सी, मानी ओ ए अपॉन ओ सी बराबर में ओ बी अपॉन में ओ डी, ठीक, ये सिद्ध करना है। तो देखिए समझे बात ध्यान से, प्रॉपर्टी आपकी वही लगेगी, कौन सी? जो आपके त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो यहां पर इन दोनों त्रिभुजों को आपको देखना है। इन दोनों त्रिभुजों का मतलब क्या है? ए ओ बी व एक दूसरा ऊपर वाला त्रिभुज है डी ओ सी, क्या है? सी ओ डी। ये दोनों त्रिभुजों में आपको देखना है। क्या देखना है? समझें बहुत ध्यान से। देखिए इस भुजा के समांतर ये रेखा दी गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर होगा। कैसे कोण है ये? एकांतर। अगर इसका नाम हम 1 डाल दें तो इसको भी हम 1 डाल सकते हैं, ठीक। माने ये वाला कोण इसके बराबर है। यहां देखिए इस इधर ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बताएं? ये अगर 2 नंबर डाल दें तो अगर नंबर अलग अलग डालते हैं, 1 2 यहां डाल दें, 3 यहां डाल दें, 4, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 1 वाला कोण 3 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस रेखा के ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो एकांतर अंतःकोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। और ये देखो ये वाला वही प्रॉपर्टी यहां लग जाएगी, ये भी एकांतर कोण है, तो ये वाला कोण काहे के बराबर हो जाएगा? ये 2 वाला 4 के बराबर हो जाएगा। और फिर एक तीसरी कंडीशन ये है कि ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए ये वाला कोण आपस में भी बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब इसको क्या कह सकते हैं? समान कोणिक हो गया कि नहीं? ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो समान कोणिक हो गया। और समान कोणिक जो त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है ना। बस यही लिख के दिखा देते हैं। यहाँ देखिए लिखना है कोण 1 बराबर कोण 3। क्यों बराबर? यहां लिख दें एकांतर कोण, ठीक। और इसी प्रकार आपको लिखना है कोण 2 बराबर कोण 4, ये भी आपके एकांतर कोण है, ठीक है ना। और आपको लिखना है ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर का एक लिखना है सी ओ डी, ये क्यों बराबर? यहां लिख दें शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये भी बराबर हो जाएंगे। अब बताएं समान कोणिक त्रिभुज हो गया, ये वाला दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समान कोणिक त्रिभुज हो गए जी।
तो आपको लिखना है अतः ए समरूपता से, कौन सी समरूपता है? एंगल एंगल एंगल, मानी तीनों एंगल बराबर हैं। ए समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। अब ये दोनों समरूप हो गए। तो अब जब समरूप हो गए तो आपको पता ही है संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, ठीक है ना। चलिए देखो ऊपर वाले त्रिभुज से नंबर लगा दें। बताओ OC के समरूप कौन सी भुजा हो जाएगी? देखो ये वाला कोण इसके बराबर है, इसलिए OC की समरूप भुजा कौन सी हो जाएगी? OA, ठीक है ना, बराबर। इसी प्रकार ये वाला इसके बराबर है, तो लिखना है OD अपॉन OB, ठीक है। अब देखिए यही सिद्ध करना है। ये थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, व्युत्क्रम अनुपात में लिख दें। अगर इसको ऊपर लिख दें OA अपॉन OC और इक्वल टू में यहां लिख दें OB अपॉन OD। यही देखिए प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपका तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये भी छोटा क्वेश्चन है, देख लें क्या है। छोटा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लिखा हुआ है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है, काहे कि PQR के समरूप है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः दिए गए हैं 64 और 121 वर्ग सेंटीमीटर दिए गए हैं। इसमें यदि EF भुजा दी गई है कितनी? 15.4 सेंटीमीटर, ये वर्ग नहीं होगा, सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है BC का मान कितना होगा, ये बताइए, ठीक। चलिए देखो हम बताएं आपको क्या होगा। हमने आपको ये बताया एरिया त्रिभुज ABC और अपॉन में एरिया त्रिभुज PQR। हमने क्या बताया आपको? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो त्रिभुज ABC की भुजा BC और इसके संगत भुजा कौन सी है? EF, और इसका वर्ग होता है, अनुपात का वर्ग होता है। यह तो हमने प्रूव कराया ना आपको। तो यहां पर ये देखिए, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको सवाल में दिया गया है कितना? 64। यहां 64 लिख दें और अपॉन में ये नीचे वाले त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 121 लिख दें और बराबर का चिन्ह लगा दें। ये BC भुजा हमें ज्ञात करनी है, तो BC का वर्ग ये ऐसा ही लिखा रहने दें। और EF भुजा है हमें दी गई है कितनी? यहां पर होल वर्ग है ना, होल वर्ग लिखा रहने दें, कोई बात नहीं। EF भुजा है आपकी 15.4 और इस पर टोटल मिला के होल वर्ग लिख दें यहां पर, ठीक है ना। यहां पर ये देखिए स्क्वायर अगर खत्म कर दें, वर्गमूल ले लें, तो कैसे? यहां 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8 और 121 का 11 हो जाएगा। बराबर का निशान लगाएं, BC अपॉन 15.4। तो अब देखिए इसमें ये हो जाएगा BC इंटू 11 इक्वल टू में 8 इंटू 15.4, ठीक है। तो ये BC की वैल्यू निकल आएगी। BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 इंटू 15.4 अपॉन में 11, ठीक, क्लियर। बस इसकी वैल्यू ज्ञात कर लें। ये देखो 11 से इसको काट दें, 11 एकम 11 और दशमलव लग जाएगा, बचेगा कितना? 4, 11 चौको 44, ठीक है ना। और बस इसका 8 का गुणा इसमें कर दें, तो ये हो जाएगा 8 चौको 32 हासिल 3, 8 एकन 8 3 11 और एक अंक के बाद दशमलव, 11.2 सेंटीमीटर ये आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये BC की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, क्लियर हो गया। तो अब आपका एक क्वेश्चन लास्ट में और रह गया, इसको भी देख लें। 5वां क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या लिखा है? सिद्ध करिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज एक बनाना है। देखिए एक ये आपका कोई समचतुर्भुज बना दें, ये ठीक, इसकी चारों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, तो ABCD इस पर नाम डाल दें और ये आपका समचतुर्भुज हो गया। इसके कहा गया है कि इसकी भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर ये एक विकर्ण हम ये इस तरीके से AC बना दें और एक विकर्ण आपका ये BD बना दें, ठीक, तो हमें बताओ क्या क्या दिया गया है। ये आपको थ्योरम के हिसाब से लगाना, जैसे हम थ्योरम प्रूव करते हैं ना किसी, बस उसी हिसाब से इस सवाल को ये माने कि ये आपका थ्योरम है, ठीक। कैसे करेंगे?
सबसे पहले ये आपका ए बी सी डी एक क्या दिया गया है, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, ये हमें दिया गया है, ए बी सम सी डी सम चतुर्भुज है। अगर हम ये मान लें, देखिए आपको बार बार ए बी बी सी सी डी डी ए ना लिखना पड़े, इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि माना ए बी बराबर, मानी सब भुजाएं बराबर बराबर होंगी इसकी, तो ये आपको पहले यहां लिख दें ऐसे कि अगर सम चतुर्भुज है तो हम लिख दें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक। और मान लें, क्या मान लें, बराबर में मान लें ए, ठीक है, बराबर हम यहां पे क्या मान लें, इसको ए मान लें, यहां लिख दें माना। हमने ये मान लिया कि वर्ग की सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर बराबर जो है वो कितनी है, ए है, ठीक। ये ए हो जाएगा, ये भी ए और ये भी ए और ये भी, क्लियर। अच्छा, अब सिद्ध क्या करना है, उसमें लिखा है कि इसकी जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, इनका सबका वर्गों का योग काय के बराबर सिद्ध करना है, विकर्णों के वर्गों के योग, मानी इसका विकर्ण AC का वर्ग और BD के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। मानी सिद्ध करना है, हमें लिखना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर बराबर, मतलब ये भुजाओं के वर्गों का योग बराबर काय के, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर, अर्थात विकर्ण है AC तो AC का वर्ग प्लस दूसरा विकर्ण है BD, तो यहां लिखना है BD का वर्ग, ठीक। इसको रब कर दें, कुछ नहीं है यहां बचा, आप ये आपका खत्म, ठीक है। अब ये आपको प्रूव करके इतना दिखाना है, देखिए कैसे करेंगे। आपको एक बात जाननी है, यहां पर लिख दें उत्पत्ति। आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित, मानी लंब का मतलब ये आपका 90 पर प्रतिच्छेद करेंगे, और समद्विभाजन का मतलब होता है ये और ये बराबर, इसी प्रकार ये और ये बराबर, और ये मान लें ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु यहां पर डाल लें। तो देखिए समझें बात, क्या हमें इसमें क्या रिजल्ट निकला हमारा कि जो सम चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर समकोण पर काटते हैं तथा समद्विभाजित भी होते हैं, अर्थात ये और ये बराबर, इसी प्रकार OD और OB बराबर बराबर हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहां पर ये वाला त्रिभुज हम लेके चल रहे हैं, कौन सा, पहले तो ये लिख दें, देखो चूंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, लंब समद्विभाजित होते हैं, अतः OA बराबर तो आपको OC लिखना है, ठीक। या ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, कि OA होगा वो पूरे AC का आधा होगा, समझें बात ध्यान से, ये पूरा AC है, इसका अगर आधा कर देंगे तो ये OA हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहां पर देखो OB बराबर कितना हो जाएगा, OD, तो इसको भी अगर हम ऐसे लिखें, कैसे कि OB जो होगा वो कितना होगा, OB होगा वो पूरा विकर्ण का आधा, मतलब BD का आधा, BD बटे में क्या लिख दें, 2 लिख दें, क्लियर है बात, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक बात और लिख दें कि ये वाला कोण कितना है, 90, मानी कोण AOB समकोणी त्रिभुज, यहां लिख दें समकोणी त्रिभुज है आपका AOB, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, बहुत ध्यान से समझेंगे आप, बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो यहां पर देखिए इस वाले त्रिभुज में ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा का नाम कर्ण होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कर्ण का वर्ग अर्थात AB का वर्ग बराबर क्या लिख दें, OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, कर्ण वर्ग बराबर ये शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है ना। चलिए अब हम यहां रब करके लिख देते हैं,
देखो समझो बात ध्यान से, ए बी स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों, ए बी स्क्वायर बराबर का निशान लगाएं। ओ ए हमने लिखा है, देखो ओ ए कितना है, ए सी का आधा है, तो इसको आप लिखेंगे ए सी बटे में 2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर दें और फिर प्लस का निशान लगाएं। ओ बी को देखें, ओ बी कितना है, ये बी डी का आधा है, मानी बी डी बटे 2 है, बी डी बटे 2 लिखें और इसका भी स्क्वायर लगा दें। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी अपॉन 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये बी डी का स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा। क्लियर? और ये आपका क्या चल रहा है, ए बी का स्क्वायर। ये देखो बटे वाला जो 4 है तो 4 एलसीएम आ जाएगा, कहाँ पहुंचा दें, इधर। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख दें 4 इंटू ए बी का स्क्वायर बराबर में ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अब ये 4 ए बी स्क्वायर लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे ना लिखें, एक बार दोबारा में लिखेंगे, मानी ए बी स्क्वायर प्लस ये भी लिख दें ए बी स्क्वायर प्लस ये भी लिख दें ए बी स्क्वायर और फिर प्लस ए बी स्क्वायर, मतलब 4 ए बी स्क्वायर को लिख दिया ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है ना, और बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ आपका है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। करेक्ट? अब देखिए ए बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो ये इसको ए बी स्क्वायर तो आपका ए बी स्क्वायर बना रहने दें, ये आपका ज्यों कहते हो ए बी स्क्वायर, ठीक, प्लस ये ए बी स्क्वायर की जगह आप बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, इस ए बी स्क्वायर की जगह पे सी डी स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर डी ए स्क्वायर लिख सकते हैं और बराबर में ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये आपका देखिए प्रूफ हो गया कि चारों भुजाओं के वर्गों का योग, माने ये एक भुजा ये है, इसका वर्ग, दूसरी भुजा का वर्ग, तीसरी भुजा का वर्ग और चौथी भुजा का वर्ग, अर्थात चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से ये आपके ये इंपॉर्टेंट इन जो आपकी हमने थ्योरम करवाए हैं उन पर इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न ये, ठीक है। इसी प्रकार के, अभी ऐसा नहीं है कि इतने करवाए तो ये आपके खत्म हो गया, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आगे हम आपको बताते रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज अभी हम देने वाले हैं आपको, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एक सीरीज के रूप में देंगे, मानी हर एक चैप्टर का आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना के, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक वीडियो बना के हम आपको दें, ठीक है ना। तो आज ये आपने जितना पढ़ा है, अगर ये आपने मन से पढ़ा है तो इसमें से आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो कम से कम, अगर थ्योरम फंस गया तो 4 नंबर का पक्का मानो, और छोटे छोटे प्रश्न फंसेंगे तो 2 नंबर से कम का तो अब कोई काम ही नहीं है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि इसमें से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ठीक। मेरे ख्याल से आप अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दें। हालांकि अब बहुत जल्दी ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्दी स्कूल आपके 21 तारीख से खुलने वाले हैं, और अब क्या होगा वो तो थोड़ा अभी गाइडलाइन आई है, लेकिन अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, तो शायद हो सकता है हो जाए, भाई अच्छी बात है, बहुत दिन हो गए। लेकिन आप पढ़ाई में कतई कोशाही मत करें, ध्यान से घर पे बहुत मन लगा के पढ़ें। चैनल पर अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ये अगर आपने अभी लाइक ना किया हो तो लाइक ज़रूर कर दें एक बार, ठीक है ना। और बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।